मंच पर विराजमान जनप्रिय नेता और गरीबों के कल्याण के लिए जी जान से जुटे हुए यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, यहां के कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर जी, इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान बोध सिंह जी भगत, श्री उदय सिंह जी, श्री वेद सिंह जी, श्री रमेश रंगलानी जी, श्रीमती नीता पढ़ोरिया जी, श्री केडी देशमुख जी, श्री योगेंद्र निर्मल जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, मुझे आने में काफी विलंब हुआ, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी और इस चमचमाती धूप में आपको तपस्या करनी पड़ी। आपको जो यह सुविधा हुई है, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। यहां के हमारे कार्यकर्ताओं ने इस सभा के लिए जो व्यवस्था की है वो जरा छोटी पड़ गई और बहुत बड़ी मात्रा में लोग बाहर धूप में खड़े हैं। जो धूप में खड़े हैं, तप रहे हैं, मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। भाई बहनों, कोई भी देश अगर विकास करना चाहता है तो अपने जो सबसे पिछड़े इलाके होते हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देता है। चाहे रेल की सुविधा हो, चाहे रोड की सुविधा हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, और इसी के बाद वहां पर जनता जनार्दन खुद विकास की योजनाएं हाथ में लेती है, जनता साहस जुटाती है और वो क्षेत्र प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार कर देता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में आए दिन सिर्फ राजनीतिक विवादों में ही समय बीतता जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की राजनीति में नक्कल हकीकतों के आधार पर राष्ट्र के कल्याण के लिए कैसे काम होते हैं, सच्चाई की धरातल पर दुनिया के सामने लाने का प्रयास कम होता है। अगर थोड़ा सा भी होता तो आज पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की घर घर चर्चा होती। कल तक जो बीमारू राज्य कहा जाता था,
और बीमारू कहने के बाद कोई यहां नजर करने को तैयार नहीं था। सरकारी अफसर भी इस इलाके में नौकरी नहीं चाहते थे। एक बार बीमारू राज्य का थप्पा लग गया, कोई उसके हाथ पकड़ने को तैयार नहीं होता है। लेकिन ये शिवराज जी का दम देखिए, उनकी ताकत देखिए, उनकी दीर्घ दृष्टि देखिए। 10 साल के भीतर भीतर मध्य प्रदेश को बीमारू से बाहर निकाल दिया। और बाहर कैसे निकला है? उन्होंने जिन मूलभूत बातों पर बल दिया, अगर उसको समझेंगे तो विकास की दिशा क्या हो इसका भली भांति पता चल जाता है। उन्होंने गांव की तरफ ध्यान दिया, किसानों की तरफ ध्यान दिया और सबसे पहले किसान को पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया। सिंचाई की योजनाएं, इरिगेशन की योजनाओं को प्राथमिकता दी। सरकारी खजाना किसानों की भलाई के लिए लगा दिया। उन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण काम किया, यहां जो रोड थे, 40 साल में जितने रोड्स बने थे उससे डबल काम 10 साल में करके दे दिया। उन्होंने तीसरा ध्यान केंद्रित किया बिजली के ऊपर। 40 साल में जितनी बिजली पैदा हुई थी, इससे 2.5 गुना ज्यादा बिजली उन्होंने 10 साल में पैदा करके इस पूरे मध्य प्रदेश से अंधेरे को हटा दिया। बदलते युग में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसको उन्होंने प्राथमिकता दी और आज उसके कारण मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आ गया। भाइयों बहनों, अकेले शिवराज जी मध्य प्रदेश का इतना भला कर सकते हैं, अगर मोदी उनके साथ जुड़ जाए तो कितना तेजी से हो सकता है, इसका अंदाज है। अभी तो दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है वो ब्रेक लगाने में माहिर है, रोड अटकाने में माहिर है। और भाइयों बहनों, मैंने पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार देखी है जो कागज पे अस्पताल बनाती है, जो कागज पे डॉक्टर तैयार करती है, वो कागज पे मरीज ठीक करती है। आपने सुना है भाई ऐसा कोई तांत्रिक आपने सुना है? अरे दिल्ली सरकार में ऐसे तांत्रिक बैठे हैं जो आपके मध्य प्रदेश से गए हैं और मुझे अभी शिवराज जी बता रहे थे, न सरकार से बातचीत, न जमीन का फैसला, न पैसों का प्रबंध, चुनाव जीतने के लिए कागज पे अस्पताल बना दिया और आकर के शिलान्यास किया, नागरिक सम्मान कर दिया। भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन की आंख में धूल झोंकने वाले लोग हैं। अब कांग्रेस को यह भी पता चल गया है कि अब जनता इतनी जाग गई है कि धूल झोंकने से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने पार्लियामेंट में ही आंख में मिर्ची झोंकने का प्रयोग चालू कर दिया है। अब हम मिर्ची झोंकना शुरू किए हैं। भाइयों बहनों, मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों से आह्वान करता हूं, देश के अर्थशास्त्रियों से आह्वान करता हूं कि देश के सामने
राजनीतिक दलों को किसी न किसी रूप में सरकार चलाने का अवसर मिला है। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस को शासन करते लोगों ने देखा है। कुछ राज्यों में कम्युनिस्टों को सरकार लोगों ने देखी है। कुछ राज्यों में प्रादेशिक पक्षों की सरकार देखी है और कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी है। आप भी 25-50 पैरामीटर उठा लीजिए और किस सरकार ने किस समय में क्या काम किया उसका लेखा जोखा लगा लीजिए। मैं दावे से कहता हूं भाइयों बहनों, चाहे कम्युनिस्टों की सरकारें हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो, चाहे प्रादेशिक पक्षों की सरकारें हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में सिद्ध होगा, ये मैं दावे से कहने को तैयार हूं। और अगर ये न होता, हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध न होते, तो शिवराज जी को तीसरी बार इतना प्रेम क्यों करते आप? गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता की आशा आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। लोगों को विकास चाहिए, अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जिसका एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास। मुझे अभी गौरीशंकर जी बता रहे थे कि मोदी जी, हमारे शिवनी में रेडियो स्टेशन भी नहीं है। ऐसा ही है? मैं हैरान हो गया। ये छिंदवाड़ा में नवाब बैठे हैं, कर क्या रहे हैं? क्या दिल्ली सरकार में इतनी भी आपकी चलती नहीं थी क्या? इस इलाके में बैठे हो और रेडियो स्टेशन नहीं है। भाइयों बहनों, मैं गौरीशंकर जी को कह रहा था, ये ऐसे लोग हैं, सिर्फ शिवनी में ही रेडियो स्टेशन बनाया नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे यहां पाकिस्तान की सीमा पर कच्छ की बॉर्डर पे बीएसएफ के जवान तैनात है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां टीवी चालू करो तो पाकिस्तान का टीवी दिखता है, रेडियो चालू करो तो पाकिस्तान का रेडियो सुनाई देता है। मैं भारत सरकार को कह कह करके थक गया, राष्ट्र की रक्षा के लिए अरे सीमा पर आधुनिक टेक्नोलॉजी लगाइए ताकि ये पाकिस्तान का रेडियो सुनना बंद हो जाए, पाकिस्तान का टीवी देखना बंद हो जाए, हिंदुस्तान का टीवी रेडियो तो पहुंचाओ। भाइयों बहनों, ये 2G में लगे हुए लोग, ये तरंग बेचने वाले लोग, ये तरंग की चोरी करने वाले लोगों की प्रायोरिटी न सिविली हो सकता है, न सीमा हो सकता है, न सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षा हो सकती है। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, न जवान सलामत है न किसान सलामत है। आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान के युद्धों में, आतंकवादी हमलों में, माओवादियों के कत्लेआम में जितने लोग मारे गए हैं, उससे ज्यादा हमारे किसानों ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी है। भाइयों, ये 10 साल में देश के दुश्मन जवान मारे गए,
पाकिस्तान के लोग आकर के सर काट के ले जाए और हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन खिलाए। क्या सरकार ऐसी होती है क्या? भाई बहनों, हिंदुस्तान के सेना के जवान का सर काटने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हिंदुस्तान की धरती पर आने की इच्छा होना, यही अपने आप में भारत का अपमान है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का मंत्र दिया था, पिछले 10 साल का कारोबार देख करके लगता है अब कांग्रेस का एक ही नारा है। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे जय जवान जय किसान, वर्तमान कांग्रेस की सरकार कहती है मर जवान मर किसान। भाइयों बहनों, अगर इस देश का किसान जो अन्न पैदा करता है वो खुद का पेट भरने के लिए ही अन्न पैदा नहीं करता है, वो किसान गरीब का पेट भर जाए इसलिए पसीना बहाता है, कोई भूखा सो न जाए इसलिए किसान रात दिन मेहनत करता है, अनाज पैदा करता है। लेकिन जब वो अनाज सड़ता होगा, जब वो अनाज चूहे खाते होंगे, जब वो अनाज बारिश में भीगता होगा, तब उस मेहनत करने वाले किसान को कितनी पीड़ा होती होगी। भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको किसान के पसीने की भी कोई इज्जत नहीं है। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये अनाज गरीबों को बांट दो। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली की सरकार ने वो अनाज गरीबों को बांटने से मना कर दिया। आए दिन चुनाव के समय गरीब 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 का नारा लगाने वाले लोग, 2 दिन पहले उन्होंने अपना एक धोखा पत्र जाहिर किया। वो घोषणा पत्र नहीं है, धोखा पत्र है। उस धोखा पत्र में भी गरीबों के गीत गाए गए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों का अनाज बांट दो, उन्होंने मना कर दिया। और फिर उस अनाज का क्या किया? मेरे किसान भाइयों, देश भर के मेरे किसान भाइयों, आपको सुनकर के इतनी पीड़ा होगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। क्या किया? उस अनाज को गरीबों को बांटने के बजाय वो अनाज सड़ता रहा और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80 पैसे के दाम से बेच दिया। शराब बनाओ, लोगों को शराब पिलाओ, नींद में रखो ताकि दिल्ली का कारोबार चलता रहे। भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों को सरकार में रहने का हक है? क्या ऐसे लोगों को हमें चलने देना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी थी, उस समय जो आपके हालात थे, आज 2014 आई। क्या दिल्ली सरकार से 10 साल में आपको कोई फायदा हुआ है? जरा जोर से बोलो। आपको कोई फायदा हुआ है? आपका भला हुआ है? आपके बच्चों का भला हुआ है? किसानों का भला हुआ है? आदिवासियों का भला हुआ है? किसी का भला हुआ है? अगर वो भला करते ही नहीं है तो उनको रखने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? और इसीलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत। भाइयों बहनों, हम भारत विजय रैली कर रहे हैं। ये हमारा भारत विजय रैली का हमारा संकल्प है
महंगाई पर भारत विजय हो, भ्रष्टाचार पर भारत विजय हो, कुशासन पर भारत विजय हो, माताओं बहनों की असुरक्षा पर भारत विजय हो, माताओं बहनों के सम्मान के लिए भारत विजय हो, नौजवानों के रोजगार के लिए भारत विजय हो। इन सपनों की पूर्ति के लिए भाइयों बहनों, कुछ ही दिन में आप मतदान करने वाले हो। मैं आज आपसे प्रार्थना करने आया हूं, अगर आप पूरा मध्य प्रदेश, सभी की सभी सीटें, अगर यहां का कमल भाजपा की झोली में भर दीजिए, भाइयों बहनों, आपके प्यार को मैं विकास के माध्यम से सवाया करके लौटाऊंगा। चाहे आपके रेल के सवाल हो, रोड के सवाल हो, शिक्षा के सवाल हो, आरोग्य के सवाल हो, उन सबको प्राथमिकता से पूरा करना ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता रही है और हम पूरा करने वाले लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाइए, एक सशक्त सरकार बनाइए, फैसला करने वाली सरकार बनाइए, पिछले 10 साल का घाटा पूरा करने की ताकत रखने वाली सरकार बनाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं कभी आपका भरोसा तोड़ूंगा नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपको वचन देने आया हूं। मैं आज बालाघाट की धरती से पूरे मध्य प्रदेश को विश्वास दिलाने आया हूं कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह कंधे से कंधा मिलाकर के ये मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का अव्वल नंबर का राज्य बनाकर रहेंगे, यहां की प्रगति की नई ऊंचाइयां पार करके रहेंगे। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। इसके पश्चात आभार व्यक्त करने के लिए मैं सम्मानीय उदय सिंह जी नागपुरे जिलाध्यक्ष भाजपा को आमंत्रित करती हूँ। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और सभी यहां पर उपस्थित सज्जनगण, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज माननीय मोदी जी ने बालाघाट की इस पावन धरा पर आकर के हम सबसे जो आह्वान किया है, आज हम यहां सब संकल्प लेके जाएंगे कि हमारे लोकसभा